Hello student, welcome to Premier. Once again I am back with a new topic of solid state, that is general terms related to crystalline solid. So our today's topic is on general terms related to crystalline solid. ठीक है, और एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटिस. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटिस पढ़ेंगे. 1D लेटिस कैसे बनता है, 2D लेटिस कैसे बनता है और 3D लेटिस कैसे बनता है, ये आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अप टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक पढ़ लिए थे. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. कितने टाइप्स बताए थे? 4 टाइप्स बताए थे. कौन कौन सा था? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या बोल सकते हो आयनिक सॉलिड, सेकंड था मेटालिक सॉलिड, थर्ड था कोवलेंट सॉलिड एंड लास्ट था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड. आपको साथ साथ उसके बारे में हम बताए थे, प्रॉपर्टीज बताए थे, उसका जनरल प्रॉपर्टीज बताए थे, उसका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताए थे, कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर, कौन इंसुलेटर है. एग्जाम्पल भी बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताए थे. फिर आपको बताया था कैसा कैसा नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे. और लास्ट में ये भी मैं क्लियर कर दिया था कि आउट ऑफ 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड, आउट ऑफ these four crystalline solid in this chapter we have to study only, we have to concentrate into only 2 topics, only 2 solid, that is ionic solid and second one is metallic solid. हम लोग को 2 ही सॉलिड के बारे में डिटेल में स्टडी करना है. कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड इस चैप्टर में हम लोग को आगे स्टडी नहीं करना. यहीं तक कल के जो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ाए थे, सॉरी, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि ये आउट ऑफ 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड में ओनली 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग को पढ़ना है. दैट इज वन इज आयनिक सॉलिड एंड सेकंड इज मेटालिक सॉलिड. कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं पढ़ना है. इस चैप्टर में कंटिन्यू हम लोग को इस चैप्टर में केवल आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के बारे में ही कंटिन्यू करना है. और आयनिक क्रिस्टल अगर आता है आपके पास, अगर आप आयनिक क्रिस्टल को स्टडी करते हो तो आयनिक क्रिस्टल में आपको 2 टाइप का रेडियस मिलेगा. एक रेडियस मिलेगा आपको कैटाइन का, एक रेडियस मिलेगा एनाइन का. और मेटालिक सॉलिड या मेटालिक क्रिस्टल अगर पढ़ते हो तो एक ही टाइप का रेडियस आपको देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि मेटालिक सॉलिड बनता है एक ही एटम से. एक ही एटम बार बार जब रिपीट होता है, एक ही एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके कारण से आपका मेटालिक सॉलिड बनता है. और आयनिक क्रिस्टल आपका कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके कारण आपका जो सॉलिड बनता है या क्रिस्टल बनता है उसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं. तो आयनिक क्रिस्टल में 2 टाइप का आपको रेडियस देखने को मिलेगा. एक आपका रेडियस ऑफ कैटाइन या रेडियस ऑफ एनाइन देखने को मिलेगा. और मेटालिक क्रिस्टल में आपको एक ही टाइप का रेडियस देखने को मिलेगा. अब हम इसमें कुछ टर्म्स हम रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जनरल टर्म्स को स्टडी करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बार बार आपका चैप्टर में कंटिन्यू, मतलब बार बार आपको क्या होगा, रिपीट होगा. तो उस जनरल टर्म्स को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं. वो जनरल टर्म्स समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनरल टर्म्स क्या क्या समझेंगे. सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लेटिस. सेकंड हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लेटिस पॉइंट. थर्ड पॉइंट हम लोग समझेंगे व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस. ठीक है, फोर्थ हम लोग समझेंगे यूनिट सेल. यूनिट सेल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अब थोड़ा सा एक एक करके हम डिस्कस कर देते हैं. यूनिट सेल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है. तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल को ले लो, चाहे आयनिक क्रिस्टल लो, चाहे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लो, चाहे मेटालिक क्रिस्टल लो, किसी टाइप का भी क्रिस्टल लो, उस क्रिस्टल में वो सबसे छोटा पार्ट, किसी भी क्रिस्टल में वो सबसे छोटा यूनिट जिसको बार बार रिपीट करने से आपका इंटायर क्रिस्टल जनरेट्स हो जाए, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल. ठीक है, हम फिर से बोल दे रहे हैं, क्रिस्टल का वो सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पे इंटायर क्रिस्टल आपका जनरेट्स हो जाए, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल. और एक और बात ध्यान रखिएगा, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द इंटायर क्रिस्टल. मतलब एक क्रिस्टल का जो प्रॉपर्टीज होने वाला है वही सेम प्रॉपर्टीज आपका या सिमिलर प्रॉपर्टीज आपका यूनिट सेल का होने वाला है. समझ में नहीं आएगा, अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं.
जैसे कि मान लो अगर हम वॉल की बात कर ली, ये मेरा वॉल है, इस रूम का जो वॉल है, ठीक है, इस रूम का जो वॉल है, ये वॉल का अगर हम बात करें कि इस वॉल का यूनिट सेल क्या होगा, तो आप बता सकते हो इस वॉल का यूनिट सेल क्या होगा। वो सबसे बेसिक यूनिट क्या होगा, वो सबसे बेसिक रिपीटेटिंग यूनिट क्या होना चाहिए इस वॉल का, ब्रिक होगा। इस ब्रिक को बार बार रिपीट करो तो आपका इंटायर वॉल क्या हो जाएगा, जनरेट्स हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिक इज द यूनिट सेल ऑफ इंटायर वॉल। ठीक है, इस वॉल का, इस इंटायर वॉल का यूनिट सेल कौन सा है, ब्रिक है, क्योंकि ब्रिक को बार बार रिपीट करो तो आपका इंटायर वॉल क्रिएट हो जाएगा। और इस वॉल का जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज आपका किसका है। अगर आपको वॉल का प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो आप सिंपल क्या करो, एक ब्रिक का प्रॉपर्टीज स्टडी कर लो। जो ब्रिक का प्रॉपर्टीज होगा वही आपका प्रॉपर्टीज सिमिलर टू क्या होगा, वॉल का होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लो कि NaCl का क्रिस्टल है, सपोज हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम कि देयर वी हैव NaCl क्रिस्टल, ठीक है, विच इज जस्ट हैविंग लाइक दिस रूम। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम वी हैव ए NaCl क्रिस्टल which is having the size of this room. Is it possible to study the properties of each and every point of this NaCl crystal like this room? Is it possible? So it is not possible to study each and every point of NaCl crystal like this room. So instead of study the each and every point, so instead of क्या करेंगे हम लोग, we have to cut down the smallest portion of this room या of this NaCl crystal, and जैसे कि छोटा सा पार्ट काट लेंगे, वो छोटा सा पार्ट and which on repetition again and again generates the entire NaCl crystal। आया समझ में। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर NaCl का क्रिस्टल मान लो कि इस रूम के बराबर है, अब क्या ये पॉसिबल है कि हर एक पॉइंट पे आप प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो क्या, इज इट पॉसिबल, नो, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इतने बड़े NaCl के क्रिस्टल को अगर आपको स्टडी करना है तो आप क्या करो, इस NaCl क्रिस्टल में वो सबसे छोटा पार्ट काट लो जिसको बार बार रिपीट करने से आपका एक इंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाए। आया समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। और वही छोटा जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। आया समझ में, यूनिट सेल क्या है। और यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज आपका इस NaCl क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज होगा, सिमिलर टू इसका प्रॉपर्टीज होगा। तो इंस्टेड ऑफ इतने जैंट टाइप के क्रिस्टल को पढ़ने से अच्छा है कि एक उस जैंट क्रिस्टल के वो छोटा पार्ट कट डाउन करके निकाल लो और उसको स्टडी कर लो, और पूरे क्रिस्टल को हम सिमिलर टू बता सकते हैं क्या प्रॉपर्टीज होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम जैसे बोले कि आप लोग कलरिंग पजल देखे होंगे, कलरिंग पजल ऑफ क्यूब, कलरिंग पजल क्यूब देखे होंगे, जो 6 फेस होता है, अलग अलग कलर होता है। तो कलरिंग पजल क्यूब में आप क्या देखते हो कि कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसमें छोटे छोटे आप क्यूब काउंट करना, उसमें आपको छोटे छोटे कितने क्यूब होंगे पता है आपको, एक फेस में कितना क्यूब होता है पता है आपको, 9 होता है। और कितने फेस हैं, 6, तो 9 6 54 क्यूब आपको मिलेंगे छोटे छोटे। अब देखे होंगे कलरिंग पजल क्यूब, उस कलरिंग पजल क्यूब में छोटे छोटे क्यूब कितने होते हैं, 54 होते हैं। आपको मैं बोल दिया कि बड़े से जो क्यूब है उस बड़े का क्यूब का प्रॉपर्टी जब स्टडी करो ईच एंड एवरी पॉइंट में, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटायर क्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से क्यूब को कट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कट डाउन करके उसको स्टडी कर लो, उसको स्टडी करने पे हम इंटायर क्यूब को प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। ये थोड़ी ना करेंगे सभी को अलग अलग से स्टडी करेंगे। आ रहा है समझ में। और आपको पता होना चाहिए वो छोटे क्यूब को बार बार अगर रिपीट करें तो इंटायर आपका बड़ा वाला क्यूब तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे एक क्यूब को निकाल लें, एक क्यूब का जो आपका मास होगा, जैसे एक क्यूब का मास x है तो बाकी 53 क्यूब का भी मास कितना होगा, x ही होगा। अगर एक क्यूब का अगर डेंसिटी y है तो बाकी 53 क्यूब का भी डेंसिटी क्या होगा, y होगा। अगर एक क्यूब का अगर मान लो वॉल्यूम z है तो बाकी 53 क्यूब का भी वॉल्यूम क्या होगा, z होगा। अगर एक क्यूब का एज लेंथ मान लो a है तो बाकी 53 क्यूब का भी एज लेंथ क्या होगा, a होगा। इंस्टेड ऑफ कलर को छोड़ के बाकी जितना प्रॉपर्टीज है एक क्यूब का जो प्रॉपर्टी वो सारे 53 क्यूब के सिमिलर होगा। तो अगर एक क्यूब को पढ़ने से सारे 53 क्यूब को हम पता कर सकते हैं तो इससे अच्छा है कि उस बड़े क्यूब को पढ़ने से अच्छा है कि आप छोटे से क्यूब को निकाल के उसको स्टडी कर लो। इस तरह से हम सारे क्यूब को स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई पूछ लिया कि उस क्यूब का बताओ एज लेंथ क्या होगा तो हम देख लेंगे कि आपका एज लेंथ में
लेंथ में कितने क्यूब लगे हुए, छोटे छोटे 3 क्यूब लगे हुए हैं। एक क्यूब का अगर एज लेंथ अगर x है तो 3 क्यूब लगा हुआ तो कितना एज लेंथ हो जाएगा बड़े क्यूब का 3x, x 3x हो जाएगा। कोई पूछेगा बताओ उसका हाइट कितना है, तो हाइट में देख लें कितने छोटे छोटे क्यूब लगे हैं, 3 क्यूब लगे हैं। एक क्यूब का आपका हम लोग स्टडी कर लिए x है तो तीनों को क्या हो जाएगा 3x हाइट हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ पढ़ लेंगे। आया समझ में। इन सेम वजह से रिटेलर लोग भी क्या करते हैं, रिटेलर लोग या आप कभी कहीं जाते हो रिटेलर दुकान में या मिठाई के दुकान में और खरीदने जाते हो तो यहाँ पे यूनिट सेल का ही कॉन्सेप्ट लगाते हो ना। जैसे कि मान लो कि आपको लड्डू खरीदना है या मिठाई खरीदना है या कोई भी चीज आपको स्वीट्स के दुकान में खरीदना है। सपोज मान लो आपको लड्डू खरीदना है, ठीक है, 2 kg आपको लड्डू खरीदना है और 2 kg के लड्डू में मान लो कि 60 पीस लड्डू आ रहा है, ठीक है। आपको 2 kg लड्डू लाना है और 2 kg लड्डू में आपका पीस वाइज कितने लड्डू चढ़ रहे हैं, 60 पीस चढ़ रहे हैं। तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे कि भैया हमको एक लड्डू टेस्ट करा दो, एक लड्डू खा के अगर आपको पसंद आ गया सब कुछ टेस्ट सही है तो आप बोलोगे भैया पैक कर दो। तो वो 60 पीसेस में एक लड्डू जो आप टेस्ट किए वो एक लड्डू क्या है, वो एक लड्डू आपके इंटायर लड्डू का क्या है, वो एक यूनिट सेल है। ये थोड़ी ना सारे लड्डू को आप टेस्ट करोगे। तो एक लड्डू हमारा क्या बता रहा है, यूनिट सेल ऑफ द इंटायर 60 लड्डू। क्योंकि एक लड्डू का जो टेस्ट आपने चेक किया, जो आपका क्वालिटी चेक किया वो 59 लड्डू का भी होगा। एक दो डिफेक्टिव निकला वो अलग बात है, बाकी तो सब कुछ सिमिलर रहेगा ना अप्रॉक्स। जैसे मान लो पेंसिल उंसिल स्टेशनरी दुकान में खरीदने जाते हो या पेन खरीदने जाते हो या कुछ भी इरेजर खरीदने जाते हो। जैसे कि मान लो कि 100 पेंसिल आपको खरीदना है और कहीं स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 पेंसिल खरीदना है, तो अब क्या करोगे, तो एक पेंसिल को निकालोगे इस बंडल से, एक पेंसिल का थिकनेस उसको कटर से छील के देख लोगे, लिख के देख लोगे, सब कुछ अगर आपको पसंद आ गया बोलोगे भैया पैक कर दो। तो एक जो पेंसिल आपको बता रहा है 100 पेंसिल का, वो क्या है, यूनिट सेल है। उस इंटायर पेंसिल का, इंटायर बंडल ऑफ पेंसिल का एक पेंसिल क्या बता रहा है, यूनिट सेल है। एक को मैंने उसका मोटाई, उसका लिखने का, उसका कटर से छील के पता कर लिए, तो एक पेंसिल हमारा क्या बता रहा है, यूनिट सेल। आया समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब कि यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मतलब यूनिट सेल क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल एज सेम या एज सिमिलर टू द इंटायर क्रिस्टल। तो अब इंटायर क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से अच्छा है कि उस इंटायर क्रिस्टल में वो सबसे छोटा पार्ट कट करके निकाल लो जो बार बार रिपीट करने से इंटायर क्रिस्टल आपका क्या हो जाए, आपका जनरेट्स हो जाए। जैसे इस वॉल का यूनिट सेल क्या होगा, ब्रिक होगा। एक ब्रिक को आप अच्छे से स्टडी कर लो, एक ब्रिक का जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे वॉल का प्रॉपर्टीज को बता सकता है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से यूनिट सेल है। आ रहा है समझ में। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे NaCl का आपने क्रिस्टल ले लिया, अब NaCl का क्रिस्टल ले लिया तो क्या NaCl का क्रिस्टल में आपको क्या दिखेगा, NaCl का क्रिस्टल में चारों तरफ आपको आयंस दिखेगा, सोडियम और क्लोराइड का आयंस दिखेगा। अब सोडियम और क्लोराइड का आयंस दिखेगा तो उसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, तो उस NaCl के क्रिस्टल में हम वो सबसे छोटा पार्ट कट करके निकाल लेंगे कि बार बार रिपीट करने से आपका इंटायर NaCl क्रिस्टल को जनरेट करे। अब क्वेश्चन लगाया जा रहा है कि सर सब जगह तो आपको आयंस दिखेगा, और आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम किस टाइप का शेप रहेगा, स्फेरिकल टाइप का शेप रहेगा। अब स्फेरिकल टाइप का शेप है तो वहां पे कैसे हम लोग निकालेंगे क्यूब, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में 95% या 99% केस में आपको क्यूबिकल यूनिट सेल या क्यूबिकल क्रिस्टल को ही स्टडी करना है। 95% केस में, 95% केस में आपको 95% केस में क्यूबिकल क्रिस्टल या क्यूबिकल यूनिट सेल को ही स्टडी करना है। तो जैसे NaCl का क्रिस्टल ले लिए, अगर मान लो आपको तो सारी जगह आयंस दिखने वाला, वहां तो क्यूब दिखेगा नहीं, वहां पे सब कुछ दिखेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, तो जैसे होगा क्या कि जैसे कि मान लो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मान लो कि x है, x एक्सिस में, अलोंग x एक्सिस, दो पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो कि भी x है अलोंग y एक्सिस, और z एक्सिस के बीच में, ये हो गया x एक्सिस के बीच में दो पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो कि सेम है, x है मान लो, या मान लो कि 2 मीटर है, दो पार्टिकल का डिस्टेंस इधर भी 2 मीटर है, और आपका z एक्सिस में देख लो, z एक्सिस में एक हो गया ऐसे, एक ऐसे हो गया, और एक कैसे हो जाएगा z एक्सिस में, और एक ऐसे, एक देख लो x एक्सिस, एक y एक्सिस में, और एक आपका इस तरह से देख लो, इस तरह से देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। x एक्सिस y एक्सिस, एक हो गया x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस, ठीक है, आ रहा समझ में, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में देख लो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, जैसे मान लो कि दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स का मान लो कि लेंथ मान लो कि 2 मीटर है, अब यहाँ पे भी 2 मीटर है, एक यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, ठीक है, और एक ऊपर है, ये बोर्ड से, क्योंकि ये तो इट इज आवर लिमिटेशन टू ड्रॉ द 3D फिगर, तो 2D में ही आप समझो यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक बॉल है, वो भी एक आपका ऐसे है, एक आपका ऐसे है, समझ में आ रहा है, एक आपका ऐसे है,
एक आपका इस तरह से दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, इस दो पार्टिकल का डिस्टेंस भी x है, और एक और क्या आ जाएगा, थिकनेस, थिकनेस भी आ जाएगा ना, एक थिकनेस, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, और एक आपका मोटापा। तो x एक्सिस along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस, along x एक्सिस, along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो हम लोग, और उसके बीच का भी एंगल्स मान लो कि 90 डिग्री है, सेम है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो पार्टिकल्स कट करके निकालेंगे, वहां से सारा कट डाउन करके निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। और इसी क्यूब को फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आया सर में, क्योंकि आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, क्यूबिकल टाइप का कुछ दिखने वाला नहीं है आपको। NaCl क्रिस्टल में आपको सोडियम आयंस और क्लोराइड्स आयन दिखने वाला चारों तरफ से, मतलब बट उस दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस सेम है, इधर का भी डिस्टेंस सेम है और जेड एक्सिस का भी डिस्टेंस सेम है, और तीनों के रिस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या है आपका 90 डिग्री है, तो वहां से कट करके निकालो तो ऑटोमेटिक आपका क्या मिल जाएगा, क्यूबिकल क्रिस्टल मिल जाएगा। और उसको कट करके स्टडी कर लो, फर्दर हम लोग इंटायर NaCl क्रिस्टल को स्टडी कर लेंगे। और इस चैप्टर में अभी से बता देते हैं, इस चैप्टर में 95% केस में आपको क्या मिलने वाला है, केवल और केवल आपको क्यूबिकल क्रिस्टल, क्यूबिकल यूनिट सेल को ही स्टडी करना है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग फोकस यूनिट सेल में करते हैं, क्रिस्टल में नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल तो बहुत जेंट होता है। तो क्रिस्टल को पढ़ने से अच्छा है कि उस क्रिस्टल में बहुत छोटा पार्ट को कट करके निकाल लो, जिसको बार बार रिपीट करने से आपका इंटायर क्रिस्टल जनरेट्स हो, क्योंकि उस यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर टू द इंटायर क्रिस्टल होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, द ब्रिक इज द यूनिट सेल ऑफ द इंटायर वॉल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यूनिट सेल पे इसलिए फोकस इतना कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए यूनिट सेल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहला टर्म यहाँ पे हम लिखते हैं पहले स्पेस-लेटिस। तो लिखते चलिए आप लोग, स्पेस-लेटिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस-लेटिस? बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, तो शॉर्ट फॉर्म में SL लिख लेते हैं। स्पेस-लेटिस जनरल टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इस चैप्टर में रिपीट होगा, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। स्पेस-लेटिस क्या होता है, द regular three-dimensional arrangement of points in a space is known as space-lattice। देख लो, the regular three-dimensional arrangement of points in space is known as space-lattice। space मतलब 3D हो गया, मतलब 3D में अगर पॉइंट्स अरेंज एक रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस-लेटिस। जैसे कि मान लो कि ऐसे करके अरेंज है सपोज, अब ये जो चैप्टर है डायग्राम वाला चैप्टर है, ठीक है। तो सभी डायग्राम आप बनाएंगे नीट एंड क्लीन, फिर डायग्राम बना के इस चैप्टर को सीखेंगे। 3D चैप्टर पहले ही बोल दिया आपको, तो इमेजिन भी करेंगे, विजुलाइज भी करेंगे। इस तरह से आपका अगर अरेंज है सपोज, इस तरह से आपका मान लो कि स्पेस में रेगुलर 3-डायमेंशनल स्पेस में अगर पॉइंट्स अरेंज है रेगुलर तरीके से, द रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस है, स्पेस तो 3D होता है, स्पेस तो 3D है ना, तो इट इज आवर लिमिटेशन टू ड्रॉ द 3D फिगर। तो आपको कुछ इमेजिन करना हो, हम 2D ही दिखा सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो देख लो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसके तरफ भी है, वाई एक्सिस में भी है। एक हम दिखा देते हैं, इसको इधर भी होगा, पॉइंट डॉट डॉट करके दिखाते हैं, इस तरह से पॉइंट होगा, ठीक है, डॉट डॉट करके दिखा, इस तरह से पूरा रहेगा, बोर्ड के बाहर भी होगा, बोर्ड के अंदर भी होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है? ध्यान रखेंगे। और ये सब को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लेटिस पॉइंट भी बोलते हैं। द पॉइंट इन स्पेस लेटिस इज नोन एज लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट को हम लोग LP से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेटिस पॉइंट का भी डेफिनेशन लिख लेना साइड करके। लेटिस पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटिस पॉइंट? तो लिख लीजिएगा लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट होता है आपका द points in space lattice is known as lattice point। और ये भी याद रखिएगा, each and every lattice point has same environment in the entire space lattice।
इंटायर स्पेस लेटिस में हर एक लेटिस पॉइंट का जो इन्वायरमेंट होगा सेम इन्वायरमेंट होगा। मतलब कि अगर इस लेटिस पॉइंट के अगर राइट साइड में भी पॉइंट है, इसके साइड में भी लेफ्ट में भी लेटिस पॉइंट है, ऊपर भी लेटिस पॉइंट है, नीचे भी लेटिस पॉइंट है, बाहर भी लेटिस पॉइंट है और अंदर भी है, 6 लेटिस पॉइंट है सराउंड किया हुआ है, तो हर लेटिस पॉइंट का भी सराउंडिंग में आपका 6 लेटिस पॉइंट कवर करके रखेगा। जैसे इसमें अगर 6 इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है, बाहर है, अंदर है, तो इधर भी देखोगे तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, बाहर और बैक रहेगा। मतलब ईच एंड एवरी लेटिस पॉइंट हैज सेम एनवायरनमेंट इन द इंटायर स्पेस लेटिस। यहां पॉइंट करके लिख लेंगे, आप पॉइंट करके लिख लेंगे ईच एंड एवरी लेटिस पॉइंट हैज सेम environment in the entire space lattice, ध्यान रखिए। आया समझ में? क्लियर हो गया? स्पेस लेटिस क्या होता है? The regular 3-dimensional arrangement of points in space is known as space lattice, or each and every point in the space lattice is known as lattice point, and each and every lattice point has same environment in the entire space lattice। जैसे कि मान लो कि सपोज हमने पूछा कि आप बताओ कि किसी भी पॉइंट में, जैसे कि NaCl क्रिस्टल की बात कर लें, तो ईच सोडियम आयन, अब ईच सोडियम आयन क्या है मेरे लिए? लेटिस पॉइंट है। क्लोराइड आयन क्या है मेरे लिए? लेटिस पॉइंट है। हम पूछेंगे बताओ कितने ईच सोडियम आयन से कितने क्लोराइड आयन घिरा हुआ है, तो 6 है। तो हर सोडियम आयन, ईच एंड एवरी सोडियम आयन आर सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, and each and every chloride ions are also surrounded by 6 sodium ion in the NaCl crystal। मतलब each and every lattice point जो है वो आपका सेम इन्वायरमेंट होता है, कोई अलग इन्वायरमेंट नहीं होता है। थर्ड आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लेटिस? ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट है, सब ध्यान रखिएगा जनरल टर्म्स। अब क्रिस्टल लेटिस कैसे हम लोग बनाएंगे? अब इस स्पेस लेटिस के हर एक पॉइंट को अगर हम रिप्लेस कर दे एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से, तो हमारा जनरेट हो जाएगा क्रिस्टल लेटिस। अगर सपोज मान लो कि इस स्पेस लेटिस को, इस सारे स्पेस लेटिस के पॉइंट को हम लोग एटम से क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? मेटालिक क्रिस्टल बन जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेम एटम अगर आप अरेंज कर दिए, क्योंकि मेटल क्रिस्टल कैसे बनता है? मेटालिक क्रिस्टल सेम एटम होना चाहिए, सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट का एटम आप डाल दो, सेम एटम डाल दो, तो क्या बन जाएगा? मेटालिक क्रिस्टल। अगर आपने आयंस रख दिया तो बन जाएगा आयनिक क्रिस्टल। अब सारे पॉइंट में मॉलिक्यूल्स रख दिया तो क्या बन जाएगा? यही स्पेस लेटिस क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मतलब कि अगर रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट में पॉइंट से अरेंज है उसको स्पेस लेटिस बोलते हैं, और इस स्पेस लेटिस के लेटिस पॉइंट को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे? आयन से, एटम से या मॉलिक्यूल से, तो आपका क्रिस्टल लेटिस हो जाएगा। अगर आयन से रिप्लेस किए तो आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूल से रिप्लेस किए तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और एटम से रिप्लेस किए तो आपका मेटालिक क्रिस्टल या कोवलेंट क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? यहां पे लिखेंगे when each and every lattice point, point लिखते हैं, each and every point in space lattice is replaced by ion or atom or molecule, then crystal lattice is formed या जनरेट हो सकता है। आया समझ में? तो क्रिस्टल जब तक पॉइंट से अरेंज है स्पेस में रेगुलर ऑर्डर में, तो वो स्पेस लेटिस है, और इसी पॉइंट को आप रिप्लेस कर दो आयन से तो आयनिक क्रिस्टल, एटम से रिप्लेस कर दो तो मेटालिक क्रिस्टल या कोवलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आया समझ में? जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहां तक मिटा दें आपको, जैसे आप इसी में एग्जांपल आपको देते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं आयनिक क्रिस्टल। NaCl का अगर आयनिक क्रिस्टल कैसे बनता है? जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर ये था मेरा क्या? स्पेस लेटिस, रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया,
द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, तब तक क्या था, स्पेशलिटीज। अब इसी स्पेशलिटीज को अगर हम आयन से रिप्लेस कर दें, आयन से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा बोलिए, तो बन जाएगा मेरा आयनिक क्रिस्टल ऑफ NaCl। हम एग्जांपल दे रहे हैं आयनिक क्रिस्टल ऑफ, जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम आयन कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, सोडियम आयन से। अगर ये सोडियम आयन है तो इसके ऊपर भी क्या होगा बोलो, इसके ऊपर भी क्लोराइड आयन, इसके बॉटम में भी क्या होगा, क्लोराइड आयन, इसके इस साइड भी क्या होगा, क्लोराइड आयन, इसके लेफ्ट में भी क्या होगा, क्लोराइड आयन। ऑब्वियस ही है, बोर्ड के बाहर भी क्लोराइड आयन होगा, बोर्ड के अंदर भी होगा, जिसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे डॉट करके दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लोराइड आयन और इस साइड से बैक में भी क्लोराइड आयन। आया समझ में। इसी तरह से ईच एंड एवरी क्लोराइड आयन आर ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। तो इसके लेफ्ट में भी सोडियम आयन, इसके राइट में भी सोडियम आयन, इसके टॉप में भी सोडियम आयन और इसके बॉटम में भी सोडियम आयन और इसके फ्रंट में भी और बैक में भी होगा, जो दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना आप लोग, क्योंकि इट इज आवर लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट ड्रॉ द 3D फिगरिंग 2D व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज आयनिक क्रिस्टल, दिस इज आयनिक क्रिस्टल ऑफ NaCl। आया समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो सारे पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को अगर आप रिप्लेस कर दो आयन से, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका आयनिक क्रिस्टल। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम स्पेस लेटिस की बात कर लिए, लेटिस पॉइंट की बात कर लिए। तो लेटिस पॉइंट कौन है, सोडियम आयन भी लेटिस पॉइंट है, क्लोराइड आयन भी क्या है, लेटिस पॉइंट है। बट इस लेटिस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ये लेटिस पॉइंट किससे रिप्लेस हुआ है, आयन से। आया समझ में। मतलब लेटिस पॉइंट में भी क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है, मे बी एटम्स हो सकता है, मे बी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लिख सकते हो। तो लेटिस पॉइंट में भी क्या हो सकता है, मे बी आपका हो सकता है आयन और मे बी एटम और मे बी मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो यहां तक समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हम आपको डिटेल में बताया था, जिसमें हम बहुत ज्यादा फोकस किए थे, स्ट्रेस दिए थे, दैट इज थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। 1 2 3 हो गया तो 4 लिख लेंगे। फोर्थ, यूनिट सेल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? यूनिट सेल इस चैप्टर में पूरा फोकस यूनिट सेल पे ही रहेगा। यूनिट सेल क्या हुआ, फिर से बोल दे रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल में वो सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से इंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाए, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल इज द सिमिलर या इज सेम एज इंटायर क्रिस्टल। एंड यूनिट सेल जो ऐसा चीज है कि यूनिट सेल को अगर जायंट क्रिस्टल को पढ़ना है तो उसके यूनिट सेल को स्टडी कर लो, तो आप जायंट क्रिस्टल को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि 95% केस में, 95% केस में आपको क्यूबिकल यूनिट सेल ही मिलने वाला है। तो अब यहाँ से आप ध्यान रखना कि आप कहीं भी रहते हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने रूम में पढ़ रहे हो, अपने घर में पढ़ रहे हो तो घर भी आपका रूम है, आपका क्लासरूम में पढ़ते हो तो क्लासरूम भी आपका एक रूम है। ठीक है, और आप सपोज एग्जाम हॉल में भी रहोगे तो वो भी आपका रूम है, तो उस रूम को आप कंसीडर कर सकते हो क्यूब। तो उस क्यूब में बैठो, उस रूम के क्यूब, रूम जो है आपका क्यूब टाइप का, उसमें बैठ के इमेजिनेशन करो, विजुलाइज करो और पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा क्यूबिकल पे ही टिका हुआ है, इसलिए पहले ही फर्स्ट ही इंट्रोडक्शन में हम बोल दिए कि पूरा चैप्टर क्यूबिक पे बेस्ड है। तो क्यूबिक आपको समझ में आता है, और क्यूबिक नहीं भी समझ में आता है तो जहां बैठो वो क्यूबिक है, ध्यान दो, उसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बोलो, द बेसिक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, the basic smallest repeating unit of any crystal which on repetition again and again generates the entire crystal, is known as, उसी को क्या बोलेंगे, उसी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, इज नोन एज यूनिट सेल। ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में यूसी से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। The basic smallest repeating unit of any crystal which on repetition again and again generates the entire crystal is known as unit cell,
एक दो और पॉइंट करके लिख लेंगे। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द इंटायर क्रिस्टल। अगर मैं ये भी पूछूं कि किसी क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट। ये तो मेरा मजबूरी कि हमको कट करना पड़ता है क्रिस्टल को। अगर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ते चले जाएगा, कोई एंड नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज the properties of unit cell is same as entire crystal। ध्यान रखिए। and there are या there can भी हो सकता है there can be infinite unit cell in any crystal। किसी क्रिस्टल में आपका इन्फिनाइट यूनिट सेल हो सकता है। ये तो मजबूरी है कि हम लोग क्रिस्टल कट करना पड़ता है। वाल को हम लोग को रूम बनाने के लिए वाल को हम लोग क्या करना पड़ता है, इंड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमको रूम बनाना है। बट उस वाल को बढ़ाते जाओ तो वो उसमें यूनिट सेल बढ़ते चले जाएगा। ब्रिक क्या है मेरा, यूनिट सेल है। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये यूनिट सेल। और यूनिट सेल आपको पूरे चैप्टर में क्यूबिकल यूनिट सेल को ही पढ़ना है। आप पूछोगे सर कोई NaCl क्रिस्टल को स्टडी करें या मेटालिक क्रिस्टल को स्टडी करें तो उसमें सिर्फ एटम दिखेगा, सिर्फ आयंस दिखेगा। एटम आयन तो स्फेरिकल शेप का है, तो वहां से वो कैसे क्यूबिकल पता चलेगा? तो पता चलेगा बेटा, कैसे पता चलेगा कि जैसे कि NaCl क्रिस्टल लिए तो NaCl क्रिस्टल में मान लो कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, अलोंग x एक्सिस। मान लो कि आपका सपोज ये x एक्सिस है, ये मान लो कि क्या है आपका, ये मेरा आपका क्या, ये मेरा मान लो ये x एक्सिस, मान लो ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस के दो पार्टिकल का बीच डिस्टेंस x है। ये अलोंग y एक्सिस दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी मान लो कि x है। और z एक्सिस, ये z एक्सिस के बीच का भी पार्टिकल्स आपका मान लो x है। और तीनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वहां से कट करके निकालोगे NaCl क्रिस्टल में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है सर कट कैसे होगा, तो कॉर्नर से कट करना होगा। तो कॉर्नर से कट कराएगा तो क्यूबिकल शेप में ही दिखेगा। आया समझ में? तो आगे हम कंटिन्यू करें तो और क्लियर होगा। तो सब विजुलाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर को, ठीक है, और अब होगा विजुलाइज। आ रहा है समझ में? ये यूनिट सेल है। ये प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज इंटायर क्रिस्टल एंड देयर कैन बी इनफिनाइट यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल। आया समझ में? क्लियर हो गया? ये भी क्लियर कर दिए कि 95% केस में आपको क्यूबिकल यूनिट सेल ही पढ़ना है इस चैप्टर में, ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे यूनिट सेल को। क्लासीफाई करेंगे क्या चीज, यूनिट सेल को, ध्यान रखिएगा। तो कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां से हम आपको आइडिया दे देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ position of lattice point, on the basis of position of lattice point, unit cell can be classified into टू टाइप्स। ध्यान रखिएगा, टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला टाइप है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बट मोस्ट ऑफ द केस में प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देंगे, ठीक है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल? द यूनिट सेल इन विच लेटेस्ट पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ऐसा यूनिट सेल जिसमें आपका लेटेस्ट पॉइंट कहां प्रेजेंट हो, केवल और केवल कॉर्नर पे। जैसे कि ये मान लो क्यूब है, इस क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे अगर मान लो अगर लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट है तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां पे लिख देना द यूनिट सेल इन विच lattice point are present only at corner, केवल और केवल किसमें प्रेजेंट हो? only at corner is known as primitive unit cell, PUC लिख देते हैं, primitive unit cell। ध्यान रखिएगा, primitive unit cell क्या होगा बोलिए? what do you mean by primitive unit cell? बोलिए
What do you mean by primitive unit cell? The unit cell in which lattice point are present only at corner is known as primitive unit cell. अगर मान लो कि हम यूनिट सेल मान ली क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो आपका लेटेस्ट पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यूबिकल टाइप का शेप का है तो आपका 4 कॉर्नर इधर और 4 कॉर्नर उधर, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। सेकेंड टाइप का आपका यूनिट सेल क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका क्या है, इसमें क्या बोलेंगे कि कॉर्नर के अलावा अगर किसी सेंटर में प्रेजेंट, अब सेंटर कौन कौन सा, एक बॉडी सेंटर या एक फेस सेंटर या एज सेंटर, अगर कॉर्नर के अलावा अगर आपका सेंटर पे प्रेजेंट हो, चाहे वो बॉडी सेंटर हो, चाहे वो फेस सेंटर हो, चाहे वो एज सेंटर हो। अब फेस सेंटर कैसे होगा? जैसे फेस कितने हैं क्यूब का? 6 है ना, तो 6 फेस सेंटर में अगर आपका है और कॉर्नर 8 कॉर्नर पे आपका लेटेस्ट पॉइंट है तो वो हो जाएगा फेस सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर और कॉर्नर में है, कॉर्नर के हवाला किसी भी सेंटर में प्रेजेंट है, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां पे लिख देते हैं द यूनिट सेल इन विच लेटेस्ट पॉइंट आर प्रेजेंट corner as well as center, ठीक है, as well as at center, present at corner as well as at center is known as non primitive unit cell। ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? बॉडी सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या बोल सकते हो फेस सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या हम लोग बोल सकते हैं इंड सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिख देंगे, फेस सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को एफसी लिखेंगे और इंड सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को ईसी लिखेंगे। अब बॉडी सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका लेटेस्ट पॉइंट कहां का प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे और प्लस बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर पे प्लस आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में लेटेस्ट पॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर प्लस आपका फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। इंड सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहां कहां आपका लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होगा? कॉर्नर प्लस आपका एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। चाहे ये अगर क्यूबिक यूनिट सेल मान लो, और उसमें हम बताएंगे इंड सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहां का लेटेस्ट पॉइंट होगा, तो 8 तो कॉर्नर हो गया, 2 फेस सेंटर के अपोजिट बोल सकते हो, ये दोनों या टॉप बॉटम, कोई 2 अपोजिट फेस सेंटर। आया समझ में? क्लियर हुआ? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? याद रखिए, कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, बिना कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल तैयार कैसे होगा? कट करोगे तो कॉर्नर तो आएगा ही आएगा ना, तो कॉर्नर तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा। कॉर्नर वाला लेटेस्ट पॉइंट तो हमेशा प्रेजेंट होगा। कॉर्नर के अलावा किसी सेंटर में प्रेजेंट है तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, और केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। आया समझ में? और ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर हो गया था? तो यहां तक कॉपी करो, ठीक है, यहां तक कॉपी करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।